In the last few videos, we went over the concepts of different coordinate systems like rectangular coordinate system, cylindrical coordinate system, and spherical coordinate systems. Now, moving on to some special operators, we will be discussing about a thing which is called gradient. Gradient of a scalar field. So the question arises that what is a gradient? तो ग्रेडियंट क्या है, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। एक ऐसी एग्जांपल जो हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में से हो, जिसमें हम इमेजिन कर सकें, हमें कुछ समझ आ सके। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि हम एक माउंटेन है जिसको आप क्लाइंब करना चाहते हैं। इमेजिन दैट यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन एज फास्ट एज पॉसिबल। तो व्हाट यू विल डू अबाउट दैट? if you if you have this goal, then you will be looking for a path which is the steepest one, which has the maximum slope. ठीक है, तो gradient will help you with that. Gradient actually होता क्या है? Gradient is a vector which always points towards the direction of maximum increase in slope. आपको एक वेक्टर ऐसा मिलेगा जो आपको इस तरह से इशारा कर रहा होगा, उस रास्ते की तरफ इशारा कर रहा होगा जहाँ पे जो स्लोप है उसमें जो इंक्रीज़ है वो आपके पास मैक्सिमम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से अभी हमने बात की, तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक माउंटेन है इस तरह से, और अमूमी तौर पे क्या होता है कि हमारे माउंटेन्स के ऊपर जो भी ट्रेल्स बनी हुई होती हैं वो इस तरह से होती हैं जो कम स्टीप रास्ते जो हैं उनको लेके चलती हैं ताकि एक आम चढ़ने वाला इंसान जो है वो ईज़िली उसके ऊपर हाइकिंग कर सके। बट अगर एक शर्त लग जाती है आपकी, एक बेट लग जाती है अपने किसी दोस्त के साथ, एंड ही वांट्स यू टू क्लाइंब द माउंटेन एज फास्ट एज पॉसिबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा रास्ता ढूंढोगे जिसमें स्लोप आपकी मैक्सिमम हो। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे ये एक रास्ता ऐसा था जिसमें आपके पास जो स्लोप थी वो मैक्सिमम थी। तो जो ग्रेडियंट होगा बेसिकली इट विल हेल्प यू पॉइंटिंग आउट दैट पाथ जिसमें आपकी स्लोप जो है वो मैक्सिमम है। तो ये तो एक इसकी एग्जांपल होगी, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल होगी जो आपको ये बताता है कि एक्चुअली ग्रेडियंट क्या है। तो बेसिकली ग्रेडियंट इज़ अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैक्सिमम इंक्रीज इन स्लोप। ऐसी जगह पे पॉइंट करेगा वो वेक्टर जहाँ पे जो इंक्रीज इन स्लोप है आपके पास वो आपके पास मैक्सिमम हो। अब हम एक बात करते हैं कि जब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ जो है वो जब किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमने ये देखना हो कि एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम क्या करते हैं आमतौर पे? जैसे फ़र्ज़ कर लिया कि हम एक टेम्परेचर की बात लेते हैं। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? एक रूम है, जिस रूम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे हमने एक रूम ले लिया और एक एक पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो T1 है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं मूव करूँ एक्स की डायरेक्शन में, तो जो मेरा चेंज इन टेम्परेचर है वो मेरा क्या होगा? तो मैं इसको क्या करता हूँ, हम इसको मैथमेटिकल मॉडल के अंदर इसको किस तरह से लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरा जो dt/dx है वो बेसिकली मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स जो है वो मुझे यहाँ से पता चल रहा है। फिर उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अब ये तो थी एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करने की बात। मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव किया, या सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस में मूव करता हूँ तो मैं dt/dy ले लूँगा, सिमिलरली z। लेकिन व्हाट इफ़ वी आर मूविंग रैंडमली इन सम डायरेक्शन, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जिसमें हम कह देते हैं कि हमारे पास एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है, और मैं कह देता हूँ कि मैं जो है वो ऐसे ही किसी साइड पे मूव कर रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो एक्स वाई जी थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर अवेलेबल है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे मूव होने से या मैं जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हूँ तो मेरे टेम्परेचर के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इस चीज़ को अभी हम एक रैंडम स्पेस के लिहाज से देख रहे हैं, या फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि ये किसी एक एक्सिस के लिहाज से नहीं, हम 2-3 एक्सिस, जो 3 डायमेंशन हमारे पास हैं, तीनों एक्सिस के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो उस जगह पे हमारे पास बेसिकली जो चीज़ काम आती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो एक्चुअल मकसद पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या है जो कैलकुलस में आज तक आप पढ़ते आए हो? फिज़िकल वर्ल्ड में इसका मतलब क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो मेरा रेट ऑफ चेंज है किसी भी चीज़ का, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू ज़ी, ऑल द 3 पैरामीटर्स एट अ टाइम, वो जब चेंज होंगे, जब एक्स और वाई और ज़ी, ऑब्वियसली जब मैं एक स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाऊँगा, तो मेरे इस पॉइंट पे एक्स वाई और जी कुछ और होंगे, जैसे मैं आगे आगे मूव करता जाऊँगा
मेरे एक्स वाई और जी के जो पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो बदलती जाएंगी। तो इस सारी चीज़ों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके हमें वो जो चीज़ इस चीज़ का जवाब दे, उसको हम बोलते हैं जी वो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो मैं इधर से इधर तक मूव कर रहा था, ये मैं अपनी हाइट जो है वो बदल रहा था, जो कि 3 डायमेंशंस एक्स वाई ज़ी के अंदर है। तो मेरी लोकेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू माई हाइट जो है वो चेंज हो रही थी। तो मैं कहता हूँ कि मेरा डी टी ओवर डी एच जो है वो इस केस में मेरा वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर मैं ये जब देखने लगूंगा तो फिर मैं कहूँगा कि मैं बेसिकली पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स देख रहा हूँ, और पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई देख रहा हूँ, और पार्शियल टी ओवर पार्शियल जी देख रहा हूँ। मतलब क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स के बदलने से मेरे टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वाई के बदलने से टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जी के बदलने से टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये तो सिर्फ एक बेसिक सी बात मैंने आपको बताई इन ऑर्डर टू गेट a concept of partial derivatives के what are the partial derivatives, what is the purpose of partial derivatives, and why are we studying it for so long in FSC and metric and as well as in calculus 1 and 2. But the purpose of this thing is to basically incorporate all the changes that comes into account for one thing due to the change in another thing. तो इसमें हमने ये एग्जांपल के तौर पे हमने ये बात जो है वो हमने देख ली। तो अब वो ये कहता है कि अगर हम ये देखना चाहें कि रेट ऑफ चेंज जो है वो इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज हमारा क्या होता है। तो ये तो अभी हमें उसने जो चीज़ बताई, ये बताई उसने एक्स वाई और जी के पर्सपेक्टिव के अंदर। अब मैं एक ऐसे ही एक मेरी एक आर्बिट्रेरी सी मूवमेंट है मेरी, और मैं कहता हूँ कि मुझे उसके डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो उस काम के लिए फिर हमने फर्दर मूव किया। एक हम पहले स्टार्ट हुए हम सिंपल डेरिवेटिव से, फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ, और फिर जब हम ये बात करते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव करूँ तो मेरा जो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो उस जगह पे उसको हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हमने एक और इस्तेलाह ईजाद की, एक और मैथमेटिकल फंक्शन ईजाद किया जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये आपको बताता है कि आप अगर एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो तो आपका जो जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपके पास टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर आपका इफेक्ट जो है वो क्या होगा। ठीक हो गया। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको बताने के लिए कि ग्रेडियंट होता क्या है। अब ग्रेडियंट एक्चुअली जो एक द टर्म ग्रेडियंट इटसेल्फ है वो अप्लाई होती है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर है, या जैसे डिस्टेंस है, या इस तरह की जो चीज़ क्योंकि ये मैक्सिमम चेंज की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट जो है वो हमने अगर इस तरह से देखा, और मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो हाइट थी वो इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस थी, तो हमने उसको बोल दिया कि वो डी टी, हम उसको मेंशन कर सकते हैं डी टी ओवर डी जी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बात की थी। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि हाँ भी मेरा जो टेम्परेचर है वो एक्स वाई और जी तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर मैं उसको किस तरह से मेंशन करूँगा, फिर मैं उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स के तौर पे मेंशन करूँगा कि पार्शियल डेरिवेटिव मैं तीनों के हिसाब से ले लूँगा, तो मुझे भी पता लगेगा कि मेरी मूवमेंट जो है वो इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो क्या है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि हमें ये ग्रेडियंट और ये डाइवर्जेंस और ये कर्ल इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी रीज़न क्या है। तो हम जो पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो ही यूज़ करके हम एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते। इसके पीछे जो हमारे पास मेजर रीज़न है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर डील कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट किस्म की क्वांटिटीज़ के अंदर डील कर रहे होते हैं। हम स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर भी डील कर रहे होते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर भी डील कर रहे होते हैं, और इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं या वेक्टर फील्ड जो हैं वो किसी एक जगह पे स्ट्रॉन्ग हैं और किसी दूसरी जगह पे वीक हैं। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ना सिर्फ हमारी मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर के अंदर या उस वेक्टर फील्ड के अंदर फ़र्ज़ कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर फ़र्क आ रहा है, बल्कि वो मूवमेंट जो है वो जिस जगह पे हो रही है वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से भी उसके अंदर चेंजिंग आएगी। तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने ये 3 नई क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमने डिस्कवर की। हमने इसके ऊपर इसके एनालिसिस के लिए इन तीन न्यू क्वांटिटीज़ को हमने इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हमें पता चल सके कि जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वो उसको हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हमारी रीज़न है। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास मैंने आपको बताया कि वो वेक्टर फील्ड के ऊपर अप्लाई हो सॉरी स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है।
इसी तरह जो डाइवर्जेंस है और जो कर्ल है, ये तीन क्वांटिटीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे। जो डाइवर्जेंस और कर्ल है, ये दो चीज़ें जो हैं ये वेक्टर फील्ड्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, और ग्रेडियंट जो है वो किसी एक स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है, और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इनका इसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास एक स्केलर होता है, और सिमिलरली इसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास फिर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ग्रेडियंट पढ़ा, बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, तो ग्रेडियंट अप्लाई जो होगा वो स्केलर के ऊपर होगा, और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो एक वेक्टर है, क्योंकि हमने ग्रेडियंट की डेफिनेशन के अंदर ही देखा कि दिस इज़ अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम इंक्रीज इन स्लोप। उस पॉइंट की तरफ उस जगह की तरफ पॉइंट कर रहा होगा वो ये वेक्टर, जो आपको मैक्सिमम इंक्रीज इन स्लोप दिखा रहा होगा। ठीक हो गया। अब हम एक मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक 3 डायमेंशंस के अंदर अपना एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस, और इसको हम नाम दे देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारे पास जी है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक पैरेललोपाइड जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉरगिव माय ड्राइंग स्किल्स। तो अब यहाँ पे वो ये कहता है कि ये जो ये पॉइंट था ना मेरा, इस पॉइंट को अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक्स वाई और जी था, और यहाँ से अगर आप देखो तो हमने एक्स की डायरेक्शन में मूव किया है, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, मैं कहता हूँ मैंने जो मूव किया है वो मैंने डेल्टा एक्स मूव किया है, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जी। सिमिलरली अगर मैं इधर से देखूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने ये ऊपर डेल्टा जी की तरफ मूव किया है, और जो मूव किया है वो डेल्टा जी मूव किया है, और जी की डायरेक्शन में मूव किया है, तो ये जो मेरा नया पॉइंट बनेगा ये मेरा हो जाएगा एक्स वाई और जी प्लस डेल्टा जी। सिमिलरली ये जो मैं मूव किया है, ये मैं कहता हूँ मैंने डेल्टा वाई जो मेरा मैग्नीट्यूड था मैंने मूव किया, और जो मैं यहाँ पहुँचा, इसको ये जो पॉइंट मेरा बना वो मेरा पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और इसी तरह से जी बन गया। तो ये मेरे पास तीन वो हैं, मैं कहता हूँ ये जो मेरी साइड्स हैं, ये जो जी की तरफ है ये डेल्टा जी वाली साइड है, जो वाई की तरफ है ये डेल्टा वाई वाली साइड है, और जो एक्स की तरफ है वो डेल्टा एक्स वाली साइड है। तो ये मैंने इस तरह से एक पैरेललोपाइड जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना ये P1 है, और इसी तरह ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये P2 है। तो ये जो पॉइंट होगा इसके जो मेरे पास पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सिमिलरली वाई प्लस डेल्टा वाई और z प्लस डेल्टा z, क्योंकि इस जगह पे पहुंचने के लिए हमने जो तीनों के तीनों साइड्स हैं वो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये जो एक वेक्टर है वो मेरा यहाँ से पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन की तरफ। अब वो ये सारा कुछ उसने किया क्यों है वो ये कहता है कि मैंने मूव किया है पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, और यहाँ पे एक टेम्परेचर था इस सारे एरिया के अंदर, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ड्यू टू माई मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, जो मेरा चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा। हम इस डेल्टा वाई को यहाँ पे डी वाई से ज़ाहिर कर देते हैं बजाय इस डेल्टा वाई के, ताकि हमें ज़्यादा आसानी हो कि हम चेंज को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये एक्स प्लस डी जी हो जाएगा, वाई प्लस डी वाई हो जाएगा, जी प्लस डी जी हो जाएगा, ये हमारे पास डी जी है, और सिमिलरली ये हमारे पास डी एक्स है, यहाँ पे भी इसी तरह से। ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या है वो ये कह रहा है कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने मूव किया है, और मुझे ये पता लगना चाहिए कि मेरा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो मेरे पास जो है वो क्या होगा। तो सपोज़ वो कहता है, कह लेते हैं कि जो T1 है पॉइंट 1 के ऊपर, P1 जो है वो हमारे पास एक्स वाई और जी है, और इसी तरह से ये किस पॉइंट के ऊपर है, ये है P1 के ऊपर जो कि एक्स वाई जी था। सिमिलरली वो कहता है कि जो T2 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई और जी प्लस डी जी, ये एट पॉइंट P2 है। ठीक है। तो अब वो ये कहता है कि जो एक मेरी मूवमेंट हुई है इस वेक्टर के अक्रॉस, इस वेक्टर के अक्रॉस मूवमेंट होने की वजह से मेरे टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आया वो आपने बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को देख लेंगे। ये लाइन हमारा अगर एक डी एल वेक्टर है, तो जो ये लाइन है ये है क्या, ये लाइन हमारे पास है, इसमें जो मूवमेंट हुई है हमारी वो डी एक्स हुई है एक्स की डायरेक्शन में, और डी वाई हुई है वाई की डायरेक्शन में, और जी हुई है डी जी हुई है जी की डायरेक्शन में। जब हमने ये मूव किया है तो हम यहाँ से इस जगह पर पहुँचे हैं, तभी हमने इस पॉइंट को लिखा कि एक्स प्लस डी एक्स, एक्स पहले था और प्लस डी एक्स मूवमेंट, इसी तरह वाई पहले था वाई प्लस डी वाई, इसी तरह जी पहले था और डी जी जो थी वो हमारी मूवमेंट थी। जो लेंथ है
वो हमारे पास जो है डिफरेंशियल लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डी अपना एक्स हैट डी एक्स प्लस वाई हैट डी वाई प्लस जी हैट डी जी, ये आ गया। अब वो कहता है कि हम अगर ये देखना चाहते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या था, तो हम उसके लिए क्या देखेंगे कि बेसिकली वो मेरे से चेंज इन टेम्परेचर मांग रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो मेरे से ये मांग रहा है कि T2 माइनस T1 जो चेंज आया है मेरे पास वो क्या है। तो अब क्योंकि चेंज जो है वो तीनों जो हमने मूवमेंट की है वो तीनों एक्सिस के क्रॉस हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी टी है, जो चेंज इन टेम्परेचर है, वो हमारा क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और साथ मूवमेंट एक्स की डायरेक्शन में कितनी थी डी एक्स। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वाई और साथ मूवमेंट डी की डायरेक्शन में वाई की डायरेक्शन में कितनी थी वो। और फिर चेंज इन टेम्परेचर इन द डायरेक्शन ऑफ जी, और फिर चेंज इन जो हमारी मूवमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू जी वो हमारे पास क्या थी। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे हमारे पास आया, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं इस डी एक्स डी वाई और डी जी को मैं किसी एक वेक्टर या डी एल के फॉर्म में मेंशन करना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि हम डी एल को जो एक वेक्टर है ये वाला, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसका एक्स की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, वाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, जी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। हम इसका एक्स के साथ यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें एक्स वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली हम इसका वाई वाले यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें वाई वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। और अगर हम जी के साथ ले लेंगे, जी वाले यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमें डी जी मिल जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ से देख भी सकते हो कि ये आपके पास डी एल है, तो डी एल को अगर आप डॉट एक्स करोगे तो ये वाली चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी और सिर्फ डी एक्स बच जाएगा। इसी तरह डॉट वाई करोगे तो डी वाई बच जाएगा, इसी तरह डॉट जी करोगे तो डी जी बच जाएगा। अब वो कर क्या रहा है कि वो इस डी एक्स डी वाई और डी जी की जगह जो है ना, वो ये वाली वैल्यूज़ पुट कर रहा है। ठीक हो क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि उसने यहाँ पे डी टी की जो इक्वेशन निकाली थी उसको उसने रीअरेंज किया और यहाँ लिख दिया कि पार्शियल टी बाई पार्शियल एक्स इंटू यहाँ पे डी एल डॉट एक्स यूनिट वेक्टर प्लस इसी तरह पार्शियल टी बाई पार्शियल वाई डी एल डॉट वाई यूनिट वेक्टर। उसको वही एक स्केलर क्वांटिटी थी यहाँ पे सारी की सारी, उसको वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स लिख रहा है। इसी तरह से डी पार्शियल टी बाई पार्शियल जी और डी एल डॉट जी हैट कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरह से कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो डी एल जो है वो आपको कॉमन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डी एल को जो है वो बाहर लेके जा सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पार्शियल टी बाई पार्शियल एक्स एक्स हैट प्लस पार्शियल टी बाई पार्शियल वाई वाई हैट प्लस पार्शियल टी बाई पार्शियल जी जी हैट, ये आ गया। और डॉट डी एल को जो है वो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन होगी। अब अगर आप इसके अंदर देखो तो इसमें टी जो है वो आपके पास कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टी को भी बाहर निकाल लेते हो तो अंदर क्या चीज़ बचती है, अंदर आपके पास बचता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स हैट प्लस वाई हैट पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस जी हैट पार्शियल बाय पार्शियल जी। ये सारे का सारा ये एक स्केलर क्वांटिटी के साथ टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर डॉट डी एल। सही है, तो इस चीज़ को जो ये वाला हिस्सा है जो इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, एक डेरिवेटिव है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वो क्या बोलता है कि ये आपके पास जो है इसको आप मेंशन कर सकते हो नेबुला के साथ। और ये नेबुला जब टी के साथ, ये नेबुला इटसेल्फ एक वेक्टर है, ये जब टी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऑब्वियसली एक वेक्टर बनेगा और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये आ गया। तो ये है ग्रेडियंट ऑफ टी। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ टी, ये जो नेबुला है इसको इस जगह पे वो ग्रेडियंट बोल रहा है कि ये आपके पास ग्रेडियंट है। ये बेसिकली आप देखो तो एक वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये आपको चेंज बता रहा है किधर, तीनों डायरेक्शंस के अंदर। तो ये जो वेक्टर है इनसाइड द ब्रैकेट्स इट रिलेट्स द चेंज इन टेम्परेचर डी टी टू द वेक्टर चेंज इन द डायरेक्शन डी एल। दिस वेक्टर इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ टी एंड इज डिनोटेड बाय नेबुला टी। ठीक हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब ये सारा कुछ करने के बाद जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है दिस इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट डी एल। ये चीज़ हम यहाँ तक जो है वो पहुँच गए हैं और इस जगह पे जो डेल ऑपरेटर है ये बराबर है इस चीज़ के। ठीक हो गया, अब वो ये कहता है कि अगर हम इस चीज़ की तरफ देखें तो जो नेबुला इटसेल्फ है इट हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, बट इट विल ऐड मीनिंग जब आप इसको किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ अप्लाई करते हो।
और एज ए रिज़ल्ट एक वेक्टर हमारे पास आ जाता है। नेबुला टी अगर आप देखो तो ये नेबुला अकेले का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब हमने उसको किसी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास एक वेक्टर आया। ये जो वेक्टर था इट इज़ पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्लोप, और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ग्रेडियंट है किस चीज़ का, टेम्परेचर का इन दिस केस, या किसी और चीज़ का इन एनी अदर केस। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि अब हमें ये भी पता है कि जो डी एल है एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं कि ये ए हैट डी एल है। इसमें हमने क्या किया है, हमने इसका मैग्नीट्यूड को अलग कर लिया और इसके यूनिट वेक्टर को अलग कर लिया। हमने कहा था कि हम किसी भी वेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड जो है वो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं नेबुला टी डॉट ए हैट और डी एल कर दूँ। तो अब ये जो डी एल है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डी एल को उठा के इधर ले आया हूँ, डी टी ओवर डी एल। तो मेरे पास क्या बचा, नेबुला टी डॉट ए। ये ए यूनिट वेक्टर क्या है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमने मूव किया था। अगर आप पिछली स्लाइड में जाओ तो ये वो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जो ए हैट है, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इधर इधर देखो तो अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, इस जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर की, लेकिन अब आपको मिल रही है चेंज इन टेम्परेचर फॉर दैट लेंथ जिसमें आप गए थे। वो किस चीज़ के बराबर है, नेबुला टी डॉट ए के। और ये जो ए है बेसिकली ये आपको उसकी डायरेक्शन दे रहा है, उस डायरेक्शन वो डायरेक्शन दे रहा है जिसमें आप मूव कर रहे थे। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ये उस डायरेक्शन में आपको बता रहा है कि आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा। और अगर हम निकालना चाहते हैं कि टोटल चेंज इन टेम्परेचर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली इसका क्या ले लूँगा, इंटीग्रेशन ले लूँगा। दोनों साइड्स पे अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा डी टी, और सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा उसके अंदर हमारे पास आएगा नेबुला टी डॉट डी एल, ठीक है। और ये किधर से किधर तक है, ये फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड पे आ जाएगा T2 माइनस T1, और मैं अपनी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो उसको मैं इस इक्वेशन से जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमें जो है वो यहाँ तक इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डेरिवेशन हमें दे देता है, और ये बता देता है कि बेसिकली जो नेबुला है या जो ग्रेडियंट ऑफ टी है वो हमें इसका जो है वो क्या मतलब दे रहा है। ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं इसकी तरफ, एग्जाम्पल 3-9 की तरफ। अगर मैं देखूँ तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर वो आपको क्या कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल के दो, मतलब फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ टी टेम्परेचर, वो क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जी इंटू जी, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से वो कहता है डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये उसने डी एल दे दिया आपको, डायरेक्शन दे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल के देना है, और फिर कहता है इसको आपने वैल्यूएट करना है एट दिस पॉइंट, ये इसने पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट की तरफ देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पॉइंट बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, क्योंकि अगर ये सिलेंड्रिकल में होता तो यहाँ पे एंगल होता, और अगर स्फेरिकल में होता तो यहाँ दो जगह पे एंगल होता। तो आपको तीनों जगह पे लेंस नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही पॉइंट है, और ये वेक्टर भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही है, और टी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसकी एक्सप्रेशन उसने आपको मेंशन की हुई है। और कहता है मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करके दो। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने कहा था क्या होता है, डी टी ओवर डी एल होता है। और वो हमने क्या कहा था कि वो जो डी टी ओवर डी एल होता है, डी टी ओवर डी एल जो होता है वो हमने कहा था कि वो बराबर होता है नेबुला ऑफ टी डॉट ए के, यानी कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे नेबुला ऑफ टी का। तो सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट नेबुला ऑफ टी फाइंड करने की है, तो हम नेबुला ऑफ टी फाइंड करेंगे। नेबुला हमारे पास ये होता है, वैल्यू हम जानते हैं, और टी हमारे पास ये है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमें पता है कि इधर x आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 2x हो जाएगा, और बाकियों के साथ डेरिवेटिव जो है वो इसका, क्योंकि सिर्फ x है तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसको इसके साथ मिलाएंगे तो इसका डेरिवेटिव, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो इसका डेरिवेटिव, हमने जो है वो इस सारे का इस एक्सप्रेशन का जो है वो हमने डेरिवेटिव जो है वो ले लिया। ये जब लेंगे इसके साथ तो ये वाला हिस्सा 0 है, तो 2y जी आ गया ये। इसी तरह ये जब लेंगे सारे के साथ तो यहाँ पे x जी अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एज ए कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देखो तो सिर्फ एक जी है, जी का डेरिवेटिव 1, और एंड पे वाई स्क्वायर बच जाएगा।
तो ये हमारे पास नेबुला ऑफ टी आ गया, नेबुला ऑफ टी आ गया। अब डी एल जो है वो उसने दिया हुआ है हमारे पास, ये है, वो उसने लिख लिया कि ये हमारे पास डी एल है जो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन हमें डी एल नहीं चाहिए, हमें उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ। ये आ गया वेक्टर, उस वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड के साथ, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया ए एल। अब हमारे पास नेबुला टी भी अवेलेबल है, हमारे पास ए एल भी अवेलेबल है, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ तक जवाब आ गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। और लास्ट पार्ट था इवेल्यूएट इट एट दिस पॉइंट। तो अगर हमने इसको इस पॉइंट के ऊपर इवेल्यूएट करना है तो ऑल वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इनटू दिस इक्वेशन राइट हेयर एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी टी ओवर डी एल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक्स वाई और जी की वैल्यू को यहाँ पुट किया, ये हमारा जवाब आ गया, ये हमने इवेल्यूएट कर लिया है एट दिस पॉइंट जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे पास बड़ी आसान सी एग्जांपल जो है वो इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हमें नज़र आ गई। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है ग्रेडियंट ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास यही ग्रेडियंट ऑपरेटर हो जिसकी बात हमने अभी तक की है, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास अभी तक हमने जितनी भी बात की, चेंजिंग टेम्परेचर की बात की सॉरी, वो हमने बात की इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की बात की, हमने पार्शियल बाय पार्शियल वाई की बात की, हमने पार्शियल बाय पार्शियल जी की बात की। हमने कहा जब हम मूव करते थे तो हमारा एक्स कैसे चेंज होता था और उसके ऊपर टी का क्या इफेक्ट था, हम इस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन अब वो ये कहता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तरह का तो है नहीं, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम तो 3 तरह के हैं। तो अब हमें ये भी पता लगना चाहिए कि अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट की जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास किस तरह से होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जो मशहूर ज़माना है, जिससे हमने अभी तक जो कन्वर्जन्स थी सारी की सारी वो हमने की थी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी, इसके अंदर हम बोलते थे कि ये हमारे पास स्मॉल आर है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्मॉल आर हम कहते थे कि वो हमारे पास होता था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास होता था फाई, फाई के अपोजिट जो हमारे पास होता था वो हम कहते थे कि वो हमारे पास आर साइन फाई है, और जो इस साइड पे होता था वो हम कहते थे आर कॉस फाई है, और ये जो था उसको हम कहते थे कि ये एक्स है, और ये जो था इसको हम कहते थे ये हमारे पास वाई है। तो ये वो वाली डायग्राम है जो हमने पहले से बनाई। अब सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा इस ये सारा कुछ करने का गोल क्या है। तो गोल हमारा ये है कि हम ग्रेडियंट को देखना चाहते हैं, लेकिन हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो ग्रेडियंट है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से होगा। मतलब ये कि अभी हमें ये पता है कि पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स क्या है, पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई क्या है, पार्शियल टी बाय पार्शियल जी क्या है, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, ये सारी की सारी जो इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करें, किस चीज़ में, पार्शियल टी बाय पार्शियल आर में, पार्शियल टी बाय पार्शियल फाई में, और पार्शियल टी बाय पार्शियल जी में, ताकि हमें पता लगे कि हम इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स, बेसिकली क्या था कि हम उस पूरे नेबुला को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आर फाई एंड जी। तो पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स को हम इन द फॉर्म ऑफ आर, इन द फॉर्म ऑफ फाई एंड इन द फॉर्म ऑफ जी कैसे लिख सकते हैं। तो जो गोल है हमारा या जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि पार्शियल टी चेंज इन टी मिले विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्मॉल आर। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम ये देखेंगे कि आर हमारा कैसे चेंज होता है, कब, जब हमारा एक्स चेंज होता है। ठीक है, तो एक्स के चेंज होने से आर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर हमने देखा कि आर के चेंज होने से टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आर सिर्फ एक्स के चेंज होने से तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि पार्शियल टी बाय पार्शियल फाई और पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स, यानी कि एक्स के चेंज होने से फाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है और फाई के चेंज होने से टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से पार्शियल टी बाय पार्शियल जी और पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, ये आ गया। दिस इज़ फॉर दिस थिंग ओनली। लेकिन इस तरह की 3 चीज़ें हैं हमारे पास, पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई भी है। उसके केस में हमारे पास क्या होगा कि पार्शियल टी बाय पार्शियल आर और पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई, के वाई के चेंज होने से आर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर ये देखेंगे कि आर के चेंज होने से टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इसेंशियली देखो तो ये कट भी सकते हैं। इसी तरह से
पार्शियल टी बाय पार्शियल फाई और पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई, इसी तरह से पार्शियल टी बाय पार्शियल जी और पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। इसी तरह से आप आगे जो है वो पार्शियल टी बाय पार्शियल जी को भी लिख सकते हो। तो ये अगर आप इन तीनों चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लो तो फिर आपके पास जवाब के अंदर क्या आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ आर आ जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि ये क्या है। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि हमारा जवाब जो है वो आर की, फाई की और जी की फॉर्म में आए, लेकिन उसके लिए हमें इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा और इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली वी आर बाय वी, ये वी आर कह रहा हूँ, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई को सॉल्व करना पड़ेगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई को जो सॉल्व करना पड़ेगा, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। इसी तरह जो तीसरा होगा उसमें भी। ठीक हो गया। अब इसके केस में अगर हम देखें कि जी एक्स के चेंज होने से जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमें पता है कि ये तो हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम की दो चीज़ें हैं, एक्स वाई और जी, और हमें पता है कि एक्स के चेंज होने से जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट की चीज़ है, अगर एक्स, ये ऐसा कई दफ़ा होता है कि सिर्फ एक्स चेंज होगा, जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला हिस्सा ज़ीरो है और ये वाला हिस्सा ज़ीरो है। We have to calculate the value of this and the third one's this। ठीक हो क्या, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स की। पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल आर की वैल्यू हमारे पास क्या है विद इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो हमारे पास है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने इसकी वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली। अभी हम इसका सिंपल जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और आगे हमारे पास आ जाएगा 2x। ये 2 इससे कट जाएगा और ये बचेगा x ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी भी हम ये चाहेंगे कि हम इसको जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फाई लिख लें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हम, जिससे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, वो क्या है, कॉस फाई। ठीक है, तो कॉस फाई क्या होगा इस जगह पे, कॉस फाई यही होगा ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स ओवर ये। तो अब हमने क्या किया, पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स को हमने इन द फॉर्म ऑफ कॉज फाई जो है वो मेंशन कर दिया, यानी इसकी वैल्यू निकली कॉज फाई, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स को भी। पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फाई हमें पता है क्या होता है, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे tan इनवर्स वाई ओवर एक्स का। तो सिंपल कैलकुलस वंस अगेन, अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो उसका जवाब आपके पास आएगा माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब वंस अगेन हम इसको इस तरह से तो मेंशन नहीं करते, फ़ायदा नहीं है, हमें ज़रूरत यह है कि हम इसको मेंशन करें इन द फॉर्म ऑफ फाई। ठीक है, तो हम क्या करें, आर और फाई की फॉर्म में हमने इसको मेंशन करना है। हम ये करते हैं कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये अंडर रूट यहाँ पे नहीं है, माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया इसको 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर लिख लिया, साथ हमने लिख लिया माइनस वाई ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बेसिकली ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी तरह इसको आर और फाई के अंदर लिख लें। अब ये हमें पता है कि ये किस चीज़ के बराबर होता है, माइनस ये आर के। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है, और माइनस वाई ओवर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई क्या है हमारे पास, साइन। ठीक है, वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, यानी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिससे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि वाई ओवर दिस, तो वो हमारे पास है साइन फाई। ठीक हो गया, माइनस जो है वो इसके साथ एज इट इज़ आएगा। तो हमारा पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स जो है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली -1 ओवर आर साइन फाई, और पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली कॉस फाई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा
पार्शियल टी बाय पार्शियल आर इंटू कॉस फाई प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल फाई इंटू माइनस साइन फाई और आर, ठीक है, प्लस ज़ीरो। तो अब हमने देखा कि ये एक्स वाले को हमने कम्प्लीटली कन्वर्ट कर लिया है सिलेंड्रिकल के उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक्स वाला कन्वर्ट हो गया। सेम यही प्रोसीजर हम पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई कैलकुलेट करने के लिए लगाएंगे और यही प्रोसीजर पार्शियल टी बाय पार्शियल जी कैलकुलेट करने के लिए लगाएंगे और इसको हम इकट्ठा करके जो है वो लिख लेंगे और वो हमें मिल जाएगा कि हम किधर पहुंच गए, हमने इसको सारे के सारे को कन्वर्ट कर लिया इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अलावा अगर आप देखो तो एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है कि हमारे पास जो नेबुला था जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे वो हमारे पास ये था, साथ इसके वाई हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी और साथ इसके जी हैट। अब ये वाली चीज़ें तो हमने निकाल ली, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इन टर्म्स ऑफ आर फाई और जी, ये भी निकाल लेंगे हम उसी मेथड से, आर फाई और जी में ये भी निकाल लेंगे। ये चीज़ रह गई एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर, ये भी तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टोटल नेबुला है ये सिलेंड्रिकल के अंदर जाए। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी जो हल है वो हमने कन्वर्जन जो है वो हमने इसकी निकाली हुई है। वो हमारे पास क्या थी, आर कॉस फाई माइनस साइन फाई साथ ये यूनिट वेक्टर्स। इसी तरह से वाई का हमने निकाला हुआ था, वो था आर हैट साइन फाई प्लस फाई हैट कॉस फाई। ये अगर आपको याद हो तो वो जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी तो हमने ये निकाला था। हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एंड पे जो हमारी इक्वेशन बनती है नेबुला की इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, नेबुला टी इज इक्वल्स टू आर हैट पार्शियल टी बाय पार्शियल आर प्लस फाई हैट 1 ओवर आर पार्शियल टी बाय पार्शियल फाई प्लस जी हैट पार्शियल टी बाय पार्शियल जी। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दोबारा उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करके हम उसको स्फेरिकल के अंदर भी लेके जा सकते हैं। और फॉर दैट केस हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फॉर नेबुला वो हमारे पास बनेगी आर हैट पार्शियल बाय पार्शियल आर प्लस थीटा हैट 1 ओवर आर इंटू पार्शियल बाय पार्शियल थीटा और प्लस फाई हैट 1 ओवर आर साइन थीटा और पार्शियल बाय पार्शियल फाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अभी तक इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो इसको ड्राइव करने का एक्चुअल मेथड है बेसिकली, वो हम जितना बेहतर तरीके से हम उसको समझ सकते थे वो हमने जो है वो यहाँ पे समझने की जो है वो हमने कोशिश की है। फिर आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रेडियंट की हो सकती हैं। उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है, हमने कहा था एक स्केलर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर u प्लस w ये दो स्केलर क्वांटिटीज़ हों तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो ये सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर जो है वो अंदर u और w इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है, हम इसको इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, ये मैं इंटरेक्टिव सेशन में आपसे पूछूंगा। आपने इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि ये क्यों इस तरह से लिख सकते हैं, हम इस तरह से क्यों लिखा है, हमने सिंपल इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ यूँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्या रीज़न हो सकती है। और तीसरी प्रॉपर्टी जिसकी वो बात कर रहा है वो आपके पास नेबुला वी एन है, इसको वो कहता है कि इसको मैं एन वी एन माइनस वन इंटू नेबुला वी इस तरह से भी मेंशन कर सकता हूँ। और इसकी भी एक रीज़न है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है वो भी हम जो है वो इंटरेक्टिव सेशन में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या रीज़न हो सकती है। इसको हम
ये जब हमने इसको इसकी रेज़ पावर इससे इस तरह मल्टीप्लाई किया है तो ये इस तरह से क्यों हुआ है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसकी क्यों नहीं हुई। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अभी तक हमने ग्रेडियंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हम ले सकते थे वो हमने ली। एक दो एग्जांपल्स जो थी इससे रिलेटेड उनको हमने सॉल्व किया। और आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, और उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस lecture you can ask me in interactive session. Thank you.